नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपको उस परीक्षा को क्रैक करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है, चल उठ फिर से चल मुसाफिर अभी कहानी बाकी है, हर मोड़ पर रुक मत जाना, तेरी मंजिल बाकी है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में हमें हमेशा प्रतिदिन ऐसा लगता है आज नहीं हम कल ये काम कर लेंगे, आज पढ़ते नहीं है कल पढ़ लेंगे, आज दोस्त का फोन आ रहा है या आज किसी शादी में जाना है, और हम अपनी प्राथमिकता जो देते हैं दूसरों कामों को देते हैं, पढ़ाई को नहीं देते। और वो पढ़ाई एक दिन छूटती है, फिर 2 दिन छूटती है और वो बैकलॉग होती चली जाती है। देख दोस्तों, अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है तो हमें रुकना नहीं है, बाकी सब कामों को सेकेंडरी रखते हुए प्राथमिकता हमें देनी है अपनी पढ़ाई को और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आप इतने आगे निकल आए हैं, पीछे मुड़कर देखने पर भी आपको लगेगा कि मैं कहां से कहां आ गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, एक कदम और बढ़ाते हैं अपने मंजिल की ओर आज की क्लास के साथ। और आज की क्लास, ये हमारा बोर्ड हैंग हो गया भाई, ये मक्खी ने हमारा बोर्ड हैंग कर दिया था यार। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है, यह कब से लागू होगा? दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और ये लागू होगा 1 अगस्त 2025 से, यानी इसकी तारीख जो उन्होंने डिसाइड की है 1 अगस्त 2025 की है। तो चलिए पहले इसके बारे में ही जान लेते हैं। दोस्तों, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक मानसिकता से ग्रस्त हैं कि तुम्हारा भाई योगिंदर शांति दूत बनेगा, और इसकी शुरुआत होती है उनके जो चुनाव में कैंपेनिंग शुरू हुई। उस कैंपेनिंग में उन्होंने अपने यहाँ की जनता से इतने वादे कर दिए कि उनको पूरा कर पाना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं रहा। सबसे पहले उन्होंने जो वादा किया, उनका वादा था कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा कैंपेन उन्होंने शुरू किया। अब इसके बाद इन्होंने जो दूसरी बात रखी वो थी कि मैं दुनिया में शांति करा दूंगा, यानी तुम्हारा भाई जोगिंदर बनेगा शांति दूत। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जनता से वादा किया कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो यूक्रेन और रूस का युद्ध तो चुटकियों में खत्म कर दूंगा, इसराइल पर की जो गाजा पर कार्रवाई है उसको भी मैं खत्म करा दूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 25 में फिर से राष्ट्रपति के पद पर चुने जाते हैं। अब उनके सामने जो वादे थे वो आकर खड़े थे, लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिका की हालत अब वो नहीं है जो 10 या 20 साल पहले थी। अमेरिका ढलान पर है और बाकी अर्थव्यवस्था जैसे भारत, चाइना वो अपनी चढ़ाई पर है, यानी अभी अंतर तो काफी है लेकिन अभी ढलान पर है अमेरिका। इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने अपना जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है इस कैंपेन को बढ़ाया और सबसे पहले पहुंचे वो यूक्रेन को उन्होंने झड़प लगाई और वहां के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं उनको अपने यहां पर बुलाया, उनकी बेइज्जती की, यानी एक पूरे देश की बेइज्जती उन्होंने अमेरिका में उसके राष्ट्रपति को बुलाकर की और उन पर इतना दबाव बना दिया कि मैं आपको सैंक्शन लगा दूंगा और आपको हथियार नहीं दूंगा, आपको पैसा नहीं दूंगा, रूस आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा और आप पर अधिकार कर लेगा, और उनके जो खनिज हैं उनको वहां से निकालने का समझौता यूक्रेन के साथ कर लिया। यानी एक तरह से कहें कि यूक्रेन के जो खनिज हैं उन पर अधिकार अमेरिका ने इस समझौते के द्वारा कर लिया। अब यही नस को दबाते हुए उन्होंने ईयू के साथ एक समझौता किया और उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन को हथियार तब दूंगा जब यूरोपियन यूनियन मेरे साथ समझौता करती है। अब इसी दबाव को झेलते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका के साथ समझौता किया, और जहां अमेरिका उससे पहले जो यूरोपियन यूनियन अमेरिका में निर्यात करता था उस पर 4.8 का टैरिफ या टैक्स अमेरिका को चुकाया करता था, लेकिन इस समझौते के बाद
अब वो जो टैक्स चुकाएगा वो होगा 15%। यानी कहा एवरेज टैक्स जो ईयू अमेरिका को चुका रहा था वो 4.8% था, जिसको बढ़ाकर इस समझौते ने 15% कर दिया। यानी अमेरिका इस समझौते में भी जीत गया। अब जो नंबर था वो था भारत का। भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका उतावला था, क्योंकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है, पूरा विश्व भारत की ओर देखते हैं। यहां तक कि चाइना भारत से प्रतिद्वंदिता रखता है, लेकिन उसके मार्केट, भारत के मार्केट के लिए आने के लिए बेताब है। अब इसी क्रम में अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया। इस दबाव की शुरुआत होती है भारत ने जो ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया। इसी बीच जब ऑपरेशन समाप्त हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने ये संघर्ष विराम करा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे एक तीर से दो निशाना, एक तो भारत पर दबाव बनाया जाएगा, दूसरा अपनी जनता के सामने मैं ये कहूंगा कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार दो, क्योंकि मैंने दो ऐसे राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार हैं उनको झगड़ने से रोक लिया। यानी मैंने परमाणु युद्ध को रोक लिया और ऐसा करके मैं अपने लिए एक नोबेल प्राइज जीत लूंगा। इसी क्रम में भारत ने इनके बीच ट्रेड समझौते को आगे बढ़ाया, लेकिन जब भारत की डील इसके साथ नहीं बनती दिखाई दी तो भारत ने अपना रुख बदल लिया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि भारत अपने बाजार पे अमेरिका के जीएम फसलें, यानी जो उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हैं, उनके उत्पाद को बेचने की अनुमति दे। वहीं जो उसके डेयरी उत्पाद हैं, यानी जो उसके दूध के उत्पाद हैं, उसको भी भारत में के बाजार में प्रवेश मिले। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कृषि उत्पादकों को भारत में जगह मिलेगी तो भारत के किसानों को परेशानी होगी। वहीं उसके जो दूध उत्पाद हैं, जिस जिस प्रोसेस से वो दूध निकालते हैं, वो भारत में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ के मवेशियों को जो चारा खिलाता है, उस चारे में जो वहां के कत्ल खानों में बहाया गया खून है, उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर वो चारे में मिलाया जाता है। यानी भारत में ऐसा दूध अस्वीकार्य है, इसलिए भारत ने उसको मना कर दिया। इसी क्रम में भारत के वाणिज्य मंत्री ने ये अमेरिका को जवाब दिया कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और उसके अलावा वो ऐसी ट्रेड डील नहीं करेगा जो दबाव में हो। अब भारत की ये ट्रेड डील जब सफल नहीं हो पा रही और अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा था, और उधर से जो हमारे अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल है, वो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान बार बार मांग कर रहा था कि ये स्पष्ट किया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ वो क्यों हुआ, उसमें अमेरिका की क्या भूमिका थी। इसका जवाब देते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में अपना भाषण देते हैं, और भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी विदेशी राष्ट्र या उसके नेता ने युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। और यहां से आगे भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मैं युद्ध के दौरान था, यानी जब संघर्ष चल रहा था और मैं मीटिंग में था, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उनको कई बार कॉल किया। इस दौरान मैंने उनका कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन जब मुझे समय मिला 1 घंटे बाद मैंने उनको कॉल बैक किया और पूछा कि आप कॉल क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। इसी के बाद प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस को जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान हम पर बड़ा हमला करेगा तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे। अगर मैं उनके शब्दों में कहूं तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान हम पर गोली चलाएगा तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। ये बात कहते ही ट्रंप बौखला गए, क्योंकि संसद में कही गई बात ऑथेंटिक होती है और सांसद उसमें झूठ नहीं बोल सकती। इसके बाद पूरी दुनिया में ये विचार चला गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे। जहां पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर बिना ट्रंप का नाम लिए उनको झूठा साबित कर दिया, तो इससे ये भाई जो जोगिंदर फूफा बने घूम रहे थे, इनको जलन हो गई, क्योंकि जो इनकी पूरी माया जाल बनाया था वो ध्वस्त हो गया। इसके बाद ये ट्वीट डालते हैं, ये ट्वीट में ये बोलते हैं कि रिमेंबर वाहिल इंडिया
इज अवर फ्रेंड, मतलब भारत हमारा दोस्त है और हम काफी सालों से उससे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम वे बिजनेस को ज्यादा नहीं बढ़ा पाए हैं क्योंकि भारत में जो टैरिफ लगते हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वहां के जो कानून है वहां बाजार में प्रवेश करने में हमें असुविधा होती है। इसके लिए साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जो है रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस से ऊर्जा आयात करता है, यानी तेल खरीदता रहा और हथियार का भी आयात करता रहा। इसके लिए मैं उस पर 25%, 25% का टैरिफ इंपोज करता हूं, यानी लगाता हूं। और ये मैटर है क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अभियान में मैं इस पर टैरिफ लगाता हूं, यानी ये वही बात हो गई कि खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी की बात का इन्होंने जवाब ऐसे दिया, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप की जलन खत्म नहीं हुई क्योंकि भारत, आपने देखा होगा जब दो चाचियों की लड़ाई होती है, अगर एक चाची दूसरी चाची को परेशान कर रही है और दूसरी चाची परेशान नहीं हो रही तो वो और कोई कार्रवाई करती है क्योंकि उसका पहला पैंतरा नहीं चला। इसके बाद ऐसे ही चाची हमारी डोनाल्ड ट्रंप दूसरा पैंतरा चलती है और आज ये ट्वीट कर कर बताते हैं कि इन्होंने एक बिजनेस डील की है, किसके साथ, कई देशों के साथ, जिसमें साउथ कोरिया शामिल है। साथ ही ये नीचे लिखते हैं कि वी हैव जस्ट, मतलब इन्होंने एक डील की है किसके साथ, कंट्री ऑफ पाकिस्तान। देखिए लिखते भी क्या है, कंट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी शायद इनको समझ नहीं है कि पाकिस्तान एक देश पहले ही है आपके लिखने से पहले, तो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जगह इन्होंने लिखा कंट्री ऑफ पाकिस्तान। वेयर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका विल वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे, ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ये बात आप मेंशन कीजिए कि इन्होंने कहा है कि हम ऑयल रिजर्व की पर कार्य करेंगे। वी आर द प्रोसेस चूजिंग द ऑयल कंपनी एंड विल लीड टू पार्टनरशिप हु नो मे बी दे विल सेलिंग ऑयल टू इंडिया। यानी इस वाक्य से यह पता चलता है कि पाकिस्तान को संबोधित ना करते हुए या ये डील के बारे में ना बताते हुए भारत को चिढ़ाने की इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान को बीच में डालकर कही गई बात से भारत के लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसी के लिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन भारत इतना समझदार तो है क्योंकि भारत का बेटा है पाकिस्तान और भारत ने इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जाना है और भारत जानता है कि अगर वहां पर तेल होता तो चाइना $60 बिलियन का निवेश करने के बाद वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। और ऐसा कौन सा इन्होंने रेडार लगा लिया कि इन्हें 2 दिन में ही पता चल गया कि वहां पर इतना तेल मौजूद है। यानी ये सब बातें फर्जी है और भारत को चिढ़ाने के लिए कही गई है। लेकिन भारत इतना समझदार तो है और डिप्लोमेसी की इतनी समझ रखता है कि वो इन चक्कर में नहीं आएगा। तो ये थी हमारे 25% टैरिफ लगने की सारी कार्रवाई। और ये कैसी है, ये हवाई कार्रवाई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला और अपने राष्ट्र हित को सामने रखकर वो कोई ट्रेड समझौता करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर हो गया 1 अगस्त को इन्होंने क्या किया है, ट्रेड समझौता किया है। किसके साथ, वो 1 अगस्त को इन्होंने टैरिफ लगाया है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की। चलिए फूफा का देश तो देख ही लेते हैं, तो फूफा का देश में चलिए घूमते हैं। ये हो गया हमारा अमेरिका और ये कौन से महाद्वीप में है, तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अपना बॉर्डर 2 देशों से साझा करता है। जहां उत्तर में इसकी बॉर्डर कनाडा से साझा होती है तो वहीं इसका दक्षिण में बॉर्डर मैक्सिको से साझा होता है। मैक्सिको देश से ये साझा करती है। मैक्सिको देश से और अमेरिका के बीच में जो सीमा है उसको एक नदी द्वारा बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक सीमा है इसकी जो एक नदी द्वारा बनाई जाती है और इस नदी का नाम है रियो डी ग्रांडे। रियो डी ग्रांडे नदी क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। वहीं इसकी उत्तरी सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा बनाई जाती है, उत्तरी अक्षांश द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ झीलें भी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ झीलें हैं कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। इनको हम ग्रेट 5 लेक्स यानी या इनको महान झीलों के नाम से जानते हैं, महान झीलों के नाम से इनको जानते हैं।
और ये कौन सी झीलें हैं? तो अगर मैं इनको पश्चिम से शुरू करूं यानी वेस्ट से शुरू करूं तो सबसे पश्चिम में जो झील है उसका नाम है सुपीरियर, सुपीरियर झील जो इसके पश्चिम में। उसके बाद पूर्व की ओर चलेंगे तो मिशिगन, और मिशिगन इन पांचों में से एकमात्र झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। उसके बाद जो अगली झील है उसका नाम है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, और उसके बाद ईरी, और सबसे लास्ट यानी पूर्वी झील ओंटेरियो, ओंटेरियो। ये 5 झीलें जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं। यूएसए का एक राज्य ये भी है, ये यूएसए का राज्य है, इसका नाम है अलास्का, अलास्का इसका नाम है, अलास्का नाम है इसका। और ये यूएसए का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहीं पर यूएसए की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट डेनाली, माउंट डेनाली यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सबसे निचला बिंदु है मृत घाटी, मृत घाटी इसका सबसे निचला बिंदु है, और जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। मोजावे मरुस्थल कहां पर है? तो आपसे कोई पूछे तो मोजावे मरुस्थल यूएसए में स्थित है और यहीं पर मृत घाटी पड़ती है। तो ये हमारी जानकारी हो गई पूरी यूएसए के बारे में। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आप जान गए होंगे, ट्रम्प। और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति यहाँ के जेडी वेंस है, जेडी वेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमारे रिवीजन के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों आप इन रिवीजन के क्वेश्चन को बड़ा ध्यान लगा के पढ़ा कीजिए। अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम एक बार इनको पढ़ के और इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका रिवाइज होगा और आपको पीछे वाले जो करंट है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका फायदा जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको तब मालूम चलेगा। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में पश्चिम घाट क्षेत्र में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो भारत का जो दक्षिणतम राज्य है केरल, तो केरल में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। देश का पहला AI+ कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कैंपस आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व कौशल दिवस या विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया गया है? तो ये चीन ने किया है। चीन जानवरों पर शोध करता रहता है। इस शोध में सबसे पहले उन्हें हमें कोरोना दिया, अब मधुमक्खियों को उसने पकड़ा है, तो पता नहीं क्या देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने समानता के मामले में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो समानता के मामले में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो अभी हमारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो स्थापित हुआ था, स्थापित कब हुआ था? तो स्थापित हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान ये 2 बैंक एक साथ स्थापित हुए थे, विश्व बैंक और IMF, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है यानी हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? तो वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा जी हैं, अजय बंगा जी इसके वर्तमान मूल के अध्यक्ष हैं। अब ये वर्ल्ड बैंक जो है एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि भारत जो है 25.5 गिनी गुणांक के साथ, गिनी सूचकांक के साथ विश्व का चौथा सबसे समानता वाला देश है, यानी भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है समानता के मामले में। यानी यहाँ के लोगों में समानता है या यहाँ आर्थिक समानता है, तो ये चौथे नंबर पर आ गया है। और इसने पछाड़ा किसको है? तो इसने अमेरिका और चीन को, दोनों को पछाड़ दिया है।
जहां यूएसए के और चीन दोनों को इसने पछाड़ दिया है। यूएसए के अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यूएसए 41.8% के साथ भारत से पीछे है, तो वहीं चीन भी 35.7% के साथ भारत से पीछे है। यानी भारत ने इन दोनों को समानता में पीछे छोड़ दिया है। अब बात करें गिनी गुणांक। ये गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी गुणांक या गिनी सूचकांक, गिनी सूचकांक, ये दोनों क्या होते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? ये क्या है? गिनी गुणांक और गिनी सूचकांक ये 1912 में एक इटालियन व्यक्ति 1912 में एक इटली के व्यक्ति थे जिनका नाम था कोराडो गिनी। क्या नाम था इनका? तो कोराडो गिनी। इन्होंने इसकी खोज की या इन्होंने कहीं तो इसे विकसित किया। और ये किस लिए होता है? तो ये देश में जो लोग हैं उनके समानता को मापता है। तो इसका उपयोग कहां होता है? देश में समानता के मापन में, देश के में समानता के मापन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, यानी देश में लोग कितने गरीब हैं या उनके पास कितने संसाधन हैं, संसाधनों का बंटवारा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें समान अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इन सब की गणना गिनी गुणांक के द्वारा की जाती है। इसमें जो हम 2 डिजिट होती हैं, जीरो का मतलब है पूर्ण समानता। अगर आपका स्कोर 0 के पास है इसका मतलब आप पूर्ण समानता रखते हैं। वहीं एक स्कोर होता है इसमें 1, अगर आपके पास 1 स्कोर है तो आप जो होगे पूर्ण असमान राष्ट्र होगे, यानी आपके यहाँ पर पूर्ण असमानता है। तो 0 जिसका स्कोर कम होगा वो अच्छी समानता रखता होगा। यहां से यहां तक की दूरी को हम 100% में नापते हैं। तो इसी में से 25.5% के साथ भारत की कौन से स्थान पर है? 4th स्थान पर आया है। भारत की अगर पुरानी रैंक की बात करें तो 2011 में भारत का स्कोर 28.8 था, यानी भारत ने इसमें सुधार किया है। भारत सुधार करके अब कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत सुधार करके 4थे स्थान पर पहुंच गया है और उसने चीन और यूएसए को भी समानता में पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि भारत में ये समानता के सुधार के प्रमुख कारण क्या हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है गरीबी में कमी, यानी भारत ने अपने यहाँ गरीबी में कमी की है। एक आंकड़े के अनुसार विश्व बैंक के वसंत 2005 रिपोर्ट, तो 2025 की जो वसंत रिपोर्ट है उसके अनुसार 2011 से, यानी 2011 के वर्ष से अब तक भारत ने 171 मिलियन का मतलब होता है लगभग 17 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को, भारतीय को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यानी जो बिल्कुल गरीबी में नीचे धंस चुके थे वहां से उनको बाहर निकाला है। गरीब तो है लेकिन अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। गरीबी की परिभाषा को इन्होंने अभी बदल दिया है विश्व बैंक ने। जहां पहले गरीबी जो $2.15, यानी अगर आज की बात करूं तो 8 दूनी 16 और लगभग 200 रुपए के आसपास जो कमाता था वो गरीब होता था। अब इन्होंने बढ़ाकर इसे $3 यानी 250 के आसपास कर दिया है। ठीक है, इसी आधार पर भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 से 27% घटकर 2022-23 में कितनी 5.3 रह गई है। गरीबों की संख्या जहां 344.47 मिलियन है से घटकर 75.24 मिलियन रह गई है। यानी कितने इसमें घटी है? इतनी घट चुकी है। दूसरा, जो सरकारी योजना और डिजिटल सुधार में हुए हैं, भारत में हुए हैं, वो भी इस समानता को लाने में सहायक रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके द्वारा हमने भारत के लोगों का खाता खुलवाया और जो भारत की योजनाएं हैं और उनसे जो फायदा होने वाला है वो सीधा उनका ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में किया गया। तो इससे भी समानता आने में, यानी गरीबी से बाहर निकलने में उसमें मदद की गई। खाते खुलवाए जिसकी वित्तीय समावेशन बढ़ा, यानी सबके पास पैसा गया और उनका पैसा भी बैंक में आया। डिजिटल आधार, डिजिटल पहचान, यानी 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जिसमें कल्याण योजना सीधी पहुंच सुनिश्चित की। आधार कार्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? उनका पंजीकरण सुनिश्चित करते हैं और सीधे जिससे उनके पास सरकार की मदद पहुंच पाए। उसके बाद
डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे अभी 104 अभी किसान कल्याण निधि की किस्त जारी होने वाली है, तो सीधी किसान के खाते में वो आ सकती है। जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, अगर मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूं तो वो नीचे जाके 10 पैसे ही पहुंच पाता है, यानी बीच में वो खत्म हो जाता है। तो वो जो बीच वाले जो सूद खोरते उनको या मुनाफा खोरते उनको इस सरकार ने बाहर निकाल दिया और सीधा जितना पैसा सरकार भेजती है उतना ही लोगों तक पहुंचता है। आयुष्मान, जिससे लोगों को हेल्थ कार्ड मिला और कितने लोगों को, तो 79 करोड़ लोगों को डिजिटल हेल्थ कार्ड अकाउंट खुला। साथ ही स्टैंड अप इंडिया योजना 75 को रेवेन्यू सिक्योरिटी मिली ऋण देने के लिए। गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके द्वारा लोगों को अनाज और चावल दिया जाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें जो कारीगर थे उनको ऋण और डिजिटल सहायता प्रदान की गई। तो ये सारी योजनाएं हैं जो हमारे को गरीबी से बाहर निकालने में और समानता लाने में मदद कर रही हैं। तो भारत की उड़ान कैसी है, ऊपर की ओर है, समानता। देखिए दोनों तराजू रखे हैं तो सामान हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज किस शहर में खोला गया? दोस्तों अभी भारत का जो दूसरा सबसे लंबा है वो शिवमोगा में खोला गया। और शिवमोगा कहां पर है? तो शिवमोगा हमारे कर्नाटक में है। कर्नाटक में शिवमोगा है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ये दूसरे की जगह पहला सबसे या सबसे लंबा कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस नदी पर बना है। गोवा सरकार ने हाल ही में किस नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू की? तो गोवा में 2 नदी प्रमुख है, उसमें से मांडवी जो नदी है उस पर ये सेवा शुरू की गई। दूसरी जो नदी प्रमुख है उसका नाम है जुआरी। क्यूएस्ट बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे किफायती छात्रों के लिए शहर कौन सा है? तो हमारा जो दिल्ली है वो छात्रों के लिए सबसे किफायती शहरों में है। हाल ही में भेदी खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में ये मनाया जाता है। मेघालय यानी बादलों का घर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? मानवीय सहायता भारत भेजने में नंबर 1 है। सबको मानवीय सहायता भेजता है, चाहे भारत के साथ वो कैसा ही व्यवहार कर रहे हो। चलिए दोस्तों, अच्छा कुछ सूचकांक भी हम देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सूचकांक नहीं देखे, तो सूचकांक भी आप लिख लीजिए, क्योंकि रैंक हमने बताई है तो सूचकांक का रिवीजन भी आपको करा देते हैं। नहीं तो बोलोगे कि गुरुजी ने सूचकांक का रिवीजन नहीं कराया। चलिए तो कुछ प्रमुख सूचकांक। चलिए शुरू करते हैं सूचकांक। जैसे शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115 है। वहीं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 71 है, यानी 71वें स्थान पर ऊर्जा सूचकांक में है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप यानी वैश्विक लिंग लैंगिक अनुपात में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 131 आई है। कितनी आई है? तो 131 इसमें भारत की रैंक है। अगर मैं बात करूं एसडीजी में भारत पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है, यानी रैंक कितनी है? 99 है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत 14वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है। जहां बात करूं प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 151 है। अगर बात करूं मैं पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 176 है। अर्थव्यवस्था में भारत 4th स्थान पर है। वहीं फायर पावर
इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो वो भी 4 है। एशिया पावर में, एशिया के पावर में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। एशिया पावर में भारत का स्थान तीसरा है। हथियार आयातक की बात करें तो हथियार के आयातक देशों में भारत का रैंक दूसरा है, क्योंकि यूक्रेन पहले नंबर पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, और फायर पावर होगी, हथियार आयातक हो गए, और किसकी बात की जाए, फीफा में अभी मैंने कल आपको रैंक लिखवाई थी, तो फीफा में भारत की रैंक कितनी है, 133, यानी 133 फीफा में भारत की रैंक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 30 है। हैंडले पासपोर्ट में, तो हैंडले पासपोर्ट में भी भारत की रैंक में सुधार हुआ है, और भारत कितने स्थान पर है, 77, यानी 70वें स्थान पर भारत हैंडले पासपोर्ट में पहुंच गया है। सैन्य खर्च के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। सैन्य खर्च के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रैंक्स जो मैंने आपको लिखा दी। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। तो दोस्तों एक देश है जिसका नाम है सीरिया। कौन सा देश है, तो सीरिया देश है। इसमें संघर्ष जारी है, इसमें लगातार संघर्ष चलता ही रहता है, जारी क्या है, और संघर्ष किसके बीच है, तो जो शिया और सुन्नी, मुस्लिम में 2 सेट, शिया और सुन्नी, इनके बीच में संघर्ष जारी है। आपने ISIS का नाम सुना होगा, तो ये क्या था, इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया, यही आतंकवादी संगठन यहाँ पर सक्रिय था। तो यहाँ पर संघर्ष आज का जारी नहीं है, काफी समय से जारी है। तो इसके लिए भारत ने, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी, यहाँ पर कुछ दवाइयां भेजी हैं, दवाइयां और कुछ खाने का सामान, यानी खाद्य सामग्री यहाँ पर भेजी गई है। और जी कितनी है, तो 5 टन दवाइयां यहाँ पर भेजी गई है, जिसमें कैंसर की दवाई है, एंटीबायोटिक है, कैंसर की दवाई है, एंटीबायोटिक है, और जो जनरल दवाइयां होती हैं, जैसे रक्तचाप की दवाइयां, उच्च रक्तचाप की दवाइयां, ये सब इसमें भेजी गई है। ठीक है, उच्च रक्तदाब की दवाइयां भी इसमें भेजी गई है, क्योंकि भारत दवाइयां उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। और जेनेरिक दवाई वो होती है, अगर कोई कंपनी कोई दवाई बना रही है, तो भारत में पेटेंट का नियम ऐसा है कि भारत दूसरों को ये इसका फॉर्मूला दे देता है, और भारत की कंपनियों में ये फॉर्मूला बांट देता है, जिससे यहाँ पर सस्ती दवाइयां बनती है उसकी कॉपी करके। ठीक है, तो उनको हम जेनेरिक दवाइयां बोलते हैं, और ये जेनेरिक दवाई उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 है। तो इसके लिए भारत दवाई सबको भेजता रहता है। अगर मैं बात करूं कुछ और ऑपरेशंस की, तो भारत ने अभी मानवीय सहायता के लिए अभी कुछ दिनों में कुछ ऑपरेशन और चलाए थे। जैसे एक ऑपरेशन था इनका, ऑपरेशन अजय, और ये किस देश में चलाया गया, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। वहीं बात करूं मैं ऑपरेशन कावेरी, तो कावेरी ऑपरेशन सूडान देश में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए चलाया गया। वहीं गंगा ऑपरेशन यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए। वहीं देवी शक्ति अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को लाने के लिए, अफगानिस्तान से। अगर बात करूं ऑपरेशन करुणा हमने म्यांमार में क्या आया था, भूकंप आया था, तो वहां सहायता पहुंचाई थी। वहीं ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में जब भूकंप आया था, तो वहां हमने मदद पहुंचाई ऑपरेशन दोस्ती के लिए। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस हमने मालदीव के लिए चलाया था। वंदे भारत हमने कोविड-19 के दौरान चलाया। वंदे भारत कोविड-19 में जो कोविड के दौरान जो भारतीय बाहर फंसे थे उनको लाने के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये दवाइयां जो भारत ने अभी सीरिया को भेजी है। अब मैं आपको सीरिया की लोकेशन एक बार दिखा देता हूं। मैंने आपको कई बार इजराइल की लोकेशन दिखाई है,
तो उसी के पास है ये देश सीरिया। चलिए सीरिया की लोकेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये रहा है हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से हम ऊपर चलें कहाँ, पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, प्रायद्वीप है। इसमें अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ हमें इराक, भारत से चलेंगे पाकिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया। ठीक है, पाकिस्तान के बराबर में ईरान है, इराक है और फिर सीरिया है। सीरिया ये रहा। ठीक है, और इसका बॉर्डर किससे साझा होता है, तो भूमध्य सागर से इसका बॉर्डर साझा होता है। और नीचे इजराइल, और इजराइल के उत्तर में कौन सा देश है, सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दमिश्क इसकी राजधानी है। और मुद्रा यहाँ की क्या है, तो मुद्रा यहाँ की जो सीरियाई पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ये क्या है, संघर्ष में लिप्त देश है। तुर्की के नीचे है, तुर्की, इराक, जॉर्डन और इजराइल और लेबनान से इसके बॉर्डर साझा होते हैं। चलिए आज के रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी जो हमारे गुजरात के गांधीनगर में बनाई गई है, उसके जो सीईओ हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय कौल को नियुक्त किया गया है। संजय कौल को नियुक्त किया गया है। तो आप कैसे याद रखेंगे, संजय कौल कुछ बोल, कौन सा गिफ्ट चाहिए। हाँ, संजय कौल को कौन सा गिफ्ट चाहिए वो बोलेगा। हाल ही में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो हिंदुस्तान में कोका कोला को बेवरेज के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हेमंत जी हैं। हमारे हेमंत जी को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम हेमंत रूपानी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये असम में लॉन्च किया गया है। यहीं पर ही गजमित्र पहलवी शुरू की गई। हाल ही में किस देश में अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर फर्स्ट, तो ये इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को किस तारीख से 6 महीने को बढ़ाने के लिए लोकसभा ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी ने द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, मुर्मू ने संसद से पास प्रस्ताव पर साइन कर दिए, प्रस्ताव पर साइन कर दिए। और जो मणिपुर है, मणिपुर में क्या हो गया है, जो यहाँ पर लगा आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन जो है उसको 13 अगस्त से आगे 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने माह के लिए, तो 6 माह के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 6 माह और इसको बढ़ा दिया गया है, यानी 6 माह करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसमें बढ़ाया गया है और इसके लिए जो है राष्ट्रपति ने संसद के प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया है कि आप इसमें बढ़ाया जाए। जो हमारा मणिपुर है, इसमें क्या हुआ था, मणिपुर में 13 फरवरी से आपातकाल जारी है। 13 फरवरी 2025 से आपातकाल जारी है, क्योंकि यहाँ पर 2 समुदाय हैं, एक मैती और एक कुकी। ये दोनों समुदाय आपस में संघर्ष में है, यानी यहाँ पर संघर्ष में है। ठीक है, यहाँ पर संघर्ष में है। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉर्डर राज्य है, इसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है और म्यांमार में क्या है, सैनिक शासन है और जिस पर चीन से सांठगांठ है। तो इसी क्रम में यहाँ पर संघर्ष आसानी से चीन भड़का सकता है। इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जिससे यहाँ पर शांति बनी रहे, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। अगर मैं बात करूं संविधान में, तो संविधान में राष्ट्रपति शासन का व्याख्या कहाँ की गई है, तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। आपातकाल का वर्णन है और इसमें आप 3 अनुच्छेद पढ़ते हैं, 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसमें 3 आपातकाल का वर्णन किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, राष्ट्रीय आपातकाल।
राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें है? 52 में। अगर 52 में 4 जोड़ दो तो 56 में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। वहीं अगर इसमें भी 4 जोड़ दो तो 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आज तक इन तीनों आपातकाल में से कौन सा आपातकाल है जो आज तक भारत में नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल ऐसा आपातकाल है जो आज तक भारत में नहीं लगा है। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। कब कब लगा है? तो ये 1962 में जब हमारा चीन से युद्ध हुआ, उसके बाद 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसके बाद 1975 में जो आंतरिक अशांति के लिए इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया और जिसके लिए 25 जून को हम क्या मनाते हैं? काला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया 1951 में। सबसे अधिक बार कहां? तो मणिपुर में सबसे अधिक बार अभी तक लग चुका है। अभी तक यूपी था लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है, तो यूपी और मणिपुर में लगभग बराबर ही है। चलिए, तो ये हमारी राष्ट्रपति जी हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर के बारे में। ये जो 4 राज्य हैं, जिसमें सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, तीनों म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये जो हमारा मणिपुर है, इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या हो गई? इम्फाल है। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। ये सवाल का जवाब सभी को देना अनिवार्य है कि मणिपुर के अभी वर्तमान में सीएम कौन है। यहाँ के राज्यपाल अजय भल्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अजय भल्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ की भाषा के बारे में, तो मणिपुरी और मैती, मणिपुरी और मैती यहाँ की भाषाएं हैं। मणिपुरी और मैती यहाँ की भाषाएं हैं। और इसके बारे में अगर हम जानकारी दें आपको, तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं? ये नृत्य छोड़िए, यहाँ के उत्सव आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जितने भी हमारे ये नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, इनके उत्सव हमेशा एग्जाम में एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक रहते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में 1-2 उत्सव जरूर पूछने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ के उत्सव की, तो कौन कौन से उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण संघाई उत्सव, संघाई उत्सव और कच्चाई लेमन उत्सव, कच्चाई लेमन उत्सव। उसके बाद सिरव लिली, ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये संघाई उत्सव, कच्चाई लेमन और सिरव लिली। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करूं, तो जहां पर 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। एक है केबुल नामजाओ, जहां पर फुमड़ी पाई जाती है और संघाई हिरन पाया जाता है। दूसरा यहाँ का जो है वो संघाई है, यानी संघाई यहाँ का दूसरा नेशनल पार्क है। चलिए, तो ये हो गए। और एक बात आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मणिपुर जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1972 में 21 जनवरी के दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी के साथ जो हमारे पूर्वोत्तर हैं, यहाँ के 2 राज्यों की और स्थापना हुई थी। तो वो राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है, 2 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे। तो ये है हमारा केबुल नामजाओ पार्क और यहाँ पर ये फुमड़ियां पाई जाती हैं। ये गोल गोल जो आप देख रहे हैं, ये झील के बीच में एक जमीन है जिसको हम फुमड़ी कहते हैं, यानी कचरा इकट्ठा हो के और यहाँ पर एक जमीन जैसी संरचना बन गई है। ये गोल गोल आपको ऐसे यहाँ पर दिखाई देती है। कई बार यहाँ पर लोग घर भी बना लेते हैं घूमने जाने के लिए, रहने के लिए। तो इन फुमड़ी पे से ये जो हिरन है, संघाई हिरन, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस फुमड़ी से इस फुमड़ी पर, इस फुमड़ी से इस फुमड़ी पर कूदता है। और अगर हम दूर से देखें तो ये हिरन ऐसे लगते हैं उछलते हुए कि ये डांस कर रहे हैं। इसलिए इस संघाई हिरन को यहाँ पर डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए,
हाल ही में किन दो देशों के बीच सीमा पर प्रेषण को सक्षम करने के लिए यूपी पे नाउ नेटवर्क का विस्तार किया गया है? तो सिंगापुर के साथ किया गया है। ठीक है, किसके साथ? तो भारत ने सिंगापुर के साथ किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नई कृषि योजना को मंजूरी दी है? तो धन धान्य कृषि योजना, इसको मंजूरी दी है। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय छात्राओं के लिए जेमिनी AI प्रो, तो ये किसका है? गूगल का है। किसका है? गूगल। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण ये किसने की है? तो ऐसा करने वाला गुजरात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, हाल ही में भारत और यूएई के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी दोस्तों हमारा और यूएई का, यानी भारत प्लस यूएई दोनों के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। समझौता किसके लिए हुआ है? तो समझौता हुआ है समुद्री खोज, बचाव, समुद्री अपराधों से निपटने और प्रदूषण नियंत्रण और प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। यानी समुद्र में जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए भारत ने यूएई के साथ क्या किया है? समझौता किया है। और ये समझौता किस किस के बीच हुआ है? तो भारत की ओर से भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं, उसके बीच, और यूएई के राष्ट्रीय गार्ड कमान के बीच, प्लस यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय गार्ड कमान, इनके बीच में समझौता हुआ है। भारत की ओर से जो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हैं परमेश शिवमणि, इन्होंने शिवमणि थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए। वहीं यूएई की ओर से जो शामिल थे वो थे खालिद शमसी शामिल हुए। दोनों ने क्या किया? इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता भारत और यूएई के बीच हुआ, जिसमें समुद्र में खोज, बचाव, समुद्री अपराध से निपटना, प्रदूषण नियंत्रण और प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाना है। यूएई क्यों राजी हुआ है? क्योंकि भारत जो है हिंद महासागर में, यानी भारत के नीचे दक्षिण की ओर जो महासागर है जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, उसमें एक मजबूत शक्ति है। यानी अमेरिका को भी अगर कोई मदद चाहिए होती है तो वो भारत से इस क्षेत्र में मदद मांगता है। ठीक है, तो परमेश्वर सिंह मनी ने शमसी जी के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर मैं बात करूं आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है और हेड परमेश्वर शिवमणि जी इसके हैं। और अब बात करें यूएई की। यूएई, चलिए आपको मैप में पहले यूएई की लोकेशन आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारे परमेश्वर शिवमणि जी हैं और खालिद जी हैं। ठीक है, शिवमणि और खालिद जी। अब देखते हैं यूएई कहां पर स्थित है। तो ये भी हमारे भारत के पश्चिम में स्थित एक देश है। कैसा है? पश्चिम में स्थित एक देश। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। भारत से हम मैप कैसे देखते हैं? तो मैप में हम कोई भी दिशा जानने के लिए पहले प्लस का निशान बनाते हैं। प्लस में अगर हम सीधी तरफ जाएंगे तो इधर हमारा ईस्ट होगा और उल्टी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेस्ट होगा। ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे की तरफ साउथ। अगर भारत से पश्चिम में हम चले तो ये हो गया अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में आपको ये चोंच-नुमा एक संरचना दिख रही होगी। इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा तो ओमान का है, लेकिन उससे नीचे वाला ये जो है ये क्या है? ये है यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात। संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी जो एक अपने आप में अमीरात है। अगर मैं इसके 7 अमीरातों के नाम लिखूं तो सबसे पहले आबू धाबी ही इसका क्या होगा? अमीरात होगा। फिर शारजहां, दुबई। ये 3 अमीरात तो आप अक्सर नामों में सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ अमीरात हैं, जैसे अजमान चौथा अमीरात हो गया। तो फोर्थ हो गया अजमान, पहला आबू धाबी, दूसरा शारजाह, तीसरा दुबई,
चौथा अजमान, पांचवा जो इसका देश मतलब अमीरात है उसका नाम है अम अल कुनैन। अम अल कुनैन। तो पांचवी अमीरात अम अल कुनैन है और छठी अमीरात इसकी रास अल खैमे है। रास अल खमे इसकी। और सातवां जो इसका अमीरात है इसको हम फुजेरा के नाम से जानते हैं। फुजेरा के नाम से जानते हैं। इन अमीरात के अपने अपने सुल्तान होते हैं या राजकुमार होते हैं। यानी अभी भी इनमें कैसी है, मोनार्की व्यवस्था चलती है, यानी राजशाही इनमें अभी भी चलती है। चलिए अब रिवीजन करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। हाल ही में अदिति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो अदिति योजना शुरू करने वाला हरियाणा। हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार जो उड़ीसा द्वारा दिया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको दिया जाता है। कौन है ये? हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले घरों में कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? चुनाव है तो फ्री बीन्स बांटी जाएंगी, लेकिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की कर्तव्य को निभाते हुए इन फ्री बीन्स का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में जाके कटती हैं हमारी जेब से ही। जो टैक्स हम भरते हैं देश के विकास के लिए, ये विकास का पैसा इधर से नेता अपना वोट खरीद लेते हैं इन्हें हमें देकर। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूलिया जी को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए छठा क्वेश्चन है आज का। हाल ही में हुआ केलुयेवस्काया ज्वालामुखी का विस्फोट किस वैश्विक भूगर्भीय क्षेत्र का हिस्सा जाना जाता है? मतलब ये जो केलुयेवस्काया नाम का जो ज्वालामुखी है ये वैश्विक भूगर्भीय यानी किस क्षेत्र में आता है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था रिंग ऑफ फायर। क्या पढ़ाया था? रिंग ऑफ फायर। क्योंकि जो रूस के पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप है। रूस का प्रायद्वीप कमचटका प्रायद्वीप, इसके पूर्व में यानी दक्षिण पूर्व में 19.3 किलोमीटर नीचे एक क्या हुआ था? एक भूकंप आया था जिसका भूकंप का केंद्र 19.3 किलोमीटर नीचे था। रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर में था। अभी यहाँ पर दूसरी घटना भी घटी है, और दूसरी घटना क्या है कि यहाँ पर जो केलुयेवस्काया नाम का ज्वालामुखी है ये अभी इसमें से लावा निकलने लगा है। यानी जैसे ही भूकंप आया तो इसके नीचे की जो प्लेटें हैं वो हिली और उन्होंने ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ है? रिंग ऑफ फायर में रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। तो चर्चा में है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर चर्चा वाले एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? तो इसका नाम आप साफ से लिख लीजिए, केलुयेवस्काया। और इसका नाम क्या है? इसकी ऊंचाई ये एशिया और यूरोप दोनों का, यानी यूरोप और एशिया दोनों का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना में स्थित है, और ये एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर इसकी बात मैं करूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 4700 मीटर बोले या 15,000 फीट इसकी ऊंचाई है। तो एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है केलुयेवस्काया, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है और इससे लावा निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पर पड़ने के कारण यहाँ पर यह घटना घटित हुई है। चलिए, तो ये देखिए ज्वालामुखी कितना लावा इससे निकल रहा है। अभी ये पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से फोटो लिया गया होगा, क्योंकि इसके पास जाना असंभव जैसी बात है।
चलिए रूस में अब मैं आपको दिखाता हूं ये कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है, इसको हमें चटकाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस। भारत की कहां पर है, उत्तर में स्थित देश है। यहां पर आपको ये है कमचटका प्रायद्वीप, यानी वो चीज जो तीन तरफ से, वो भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो, उसको हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। देखिए भारत का ये वाला हिस्सा भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा है। मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। ऐसे ही ये रूस का प्रायद्वीप है, इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये कहां पर है, तो ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर पड़ने वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और ये किस में है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर के उत्तर में कमचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये भूकंप आया है, ठीक है। मॉस्को इसकी रूस की राजधानी है और रूबेल यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की जो संसद है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। यहाँ के राष्ट्रपति भवन का नाम क्रेमलिन है। चलिए हाल ही में भारत की किन दो बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, तो भारत ने पृथ्वी और अग्नि दो मिसाइलों का अभी परीक्षण किया है। पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट दो मिसाइलों का परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश प्राइम क्या है, ये तो मिसाइल है और मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाला, दुश्मन की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाला सिस्टम आकाश प्राइम है। और ये किसने, डीआरडीओ द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। 2015 में 1 जनवरी को ही किसकी स्थापना हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है। अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात करूं तो इसमें अहमदाबाद को घोषित किया गया है। वैसे टॉप किसने किया है, लेकिन टॉप के लिए हमने अलग कैटेगरी एक बना दी थी जो आपको याद होगी। तो उस टॉप कैटेगरी में सूरत ने किया, इंदौर और सूरत ने, इंदौर टॉप पे रहा है, फिर दूसरे नंबर पर सूरत रहा है। चलिए हाल ही में HAL को किस देश में तेजस MK-1A के लिए दूसरा GE F404 इंजन प्राप्त हुआ है, तो ये USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्राप्त हुआ है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस महान वैज्ञानिक की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को जो हमारे हरित क्रांति के जनक थे, भारत में हरित क्रांति के जनक और उनका नाम था MS स्वामीनाथन इनका नाम था। इनको क्या किया है, इनके जन्म दिवस पर या इनकी जयंती पर इन्होंने पूरे देश में सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 7 अगस्त को क्या मनाएंगे, सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जितनी भी प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालय हैं, प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में क्या किया जाएगा, तो इन विद्यालयों में हमें एक योजना इन्होंने शुरू की है जिसमें जो हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन थे उनके नाम पर एक हैप्पीनेस रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हैप्पीनेस रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी स्थापित
किए जाएंगे। अब जो ये हमारे स्वामीनाथन जी थे, ये एक क्या थे, एक हमारे देश में जो क्रांति हुई हरित क्रांति, उसके जनक कहे जाते हैं। और ये जो हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया, तो हरित क्रांति जो शब्द है ये विलियम गॉड द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, विलियम गॉड, विलियम गॉड द्वारा ये शब्द दिया गया। वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक थे। अगर मैं बात करूं भारत में हरित क्रांति की, तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली, इस योजना में 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति की शुरुआत की गई और इसमें जो फोकस रहा, यानी जो केंद्र रहा इसका, वो क्या था, तो खाद्यान्न फसलें इसका केंद्र रहा, जिसमें गेहूं और चावल, क्योंकि इस समय हमारे देश में यानी खाने की बड़ी समस्या थी, तो यहाँ पर गेहूं और चावल की फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इस हरित क्रांति का जो इसमें केंद्र बना, तो यूपी का शामली इसमें क्या रहा, इस योजना का, हरित क्रांति योजना का केंद्र रहा। इस योजना में कुछ खास बीजों का उपयोग किया गया, ठीक है, जिससे उत्पादन बढ़ सके। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई फर्टिलिटी बीज का इसमें उपयोग किया गया। हाई यील्ड स्ट्रेंथ बीजों का इसमें उपयोग किया गया। तो ये हमारे स्वामीनाथन जी, इन्होंने इसका क्या किया, इसके हरित क्रांति के ये हमारे यहाँ पर जनक थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, हमारे स्वामीनाथन जी हैं। और इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में इस योजना की शुरुआत की। इस समय जब ये योजना शुरू की गई, उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। और उसी समय हमारे यहाँ पर खाने के लिए अकाल पड़ा, यानी खाने की कमी हो गई। तब उन्होंने नारा दिया था, एक टाइम का खाना खाएंगे, और जय जवान जय किसान का नारा उसी समय का दिया गया। उसी समय हमारे यहाँ पर अमेरिका से गेहूं मंगवाए गए थे, यानी उस भुखमरी के समय में हमारे यहाँ पर गेहूं अमेरिका से मंगवाए गए। अमेरिका ने उस समय भी भारत के साथ कैसा व्यवहार किया, जब हमें बहुत गेहूं की आवश्यकता थी तो उसने जो वहां पर सुअर को डाला जाता था वो अनाज भारत में भिजवा दिया। और PL-14 नाम का अनाज था जो भारत में भिजवाया गया। उसी में आपने ये एक घास देखी होगी जो व्हाइट फूल जिस पर आता है, तो वो उसी गेहूं में आए गए बीज के कारण उत्पन्न हुई, जिसे हम कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ये आई थी। चलिए, हाल ही में सिम्बेक्स किस दो देशों के बीच नौसेना आयोजित संयुक्त अभ्यास है, तो सिम्बेक्स मैंने आपको बताया है सिंगापुर और भारत। ऐसे ही एक अभ्यास है जिसका नाम है सिम्बेक्स। ये किसके साथ होता है, भारत और कंबोडिया के साथ होता है, कंबोडिया। और एक है सिलीनेक्स, ये किसके साथ होता है, तो भारत ये करता है श्रीलंका के साथ। ठीक है, श्रीलंका के साथ। तो तीनों मिलते जुलते नाम है, इसलिए मैंने तीनों आपको लिखवा दिए। भारत में 75वें ग्रैंड इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते, तो यहाँ भारत 4 पदक जीत के लाया है। टेस्ला ने कहां पर अपना शोरूम खोला है, तो मुंबई में अपना शोरूम खोला है। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का विलय किया, तो इन्होंने यहाँ पर 36 योजनाओं का विलय किया। भारत का पहला PPP मॉडल हवाई अड्डा कौन सा है, तो भारत ने अभी क्या किया है, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत जो पहला हवाई अड्डा बना है वो बना है हमारा
कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, जहां पर भी आप पब्लिक शब्द देखें तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक, यानी सरकारी। ठीक है, सार्वजनिक सरकारी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? सार्वजनिक सरकारी। ठीक है, सार्वजनिक और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी। ठीक है, तो इसके द्वारा हम किस हवाई अड्डे का विकास करेंगे? तो कोचीन। और इसमें क्या किया जाएगा? तो ये जो है ये भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र आधारित हवाई अड्डा होगा। ठीक है, तो भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र आधारित ये हवाई अड्डा होगा। और इसमें उद्देश्य रखा गया है कि इसकी जो सौर ऊर्जा क्षमता है, सौर ऊर्जा क्षमता, इसको हम क्या करें? इसको 50 मेगावाट तक बढ़ा दें। यानी यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन है 50 मेगावाट तक कर ले, किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा। यहाँ पर इसका ऐसा पहला अड्डा कौन बना है? तो कोचीन हवाई अड्डा बना है। चलिए, तो ये कोचीन हवाई अड्डा ये आप सामने देख रहे हैं। हाल ही में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो ये जो महिला आरोग्य कक्ष है इसका शुभारंभ हमारे यहाँ दिल्ली में किया गया है। तो इसका क्या उत्तर होगा? दिल्ली में किया गया। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो जुलाई में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन के विदेशी आतंकी संगठन या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? तो TRF को, यानी टोटल रेजिस्टेंस फोर्स को, इसको आतंकी संगठन घोषित किया है। उसके बाद UN ने भी इसको घोषित कर दिया है। भील जनजाति, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भील जनजाति का गर्वी त्योहार मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के भील समुदाय द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। और ये किसको समर्पित है? तो देवी पार्वती को समर्पित त्योहार है। ठीक है, देवी पार्वती को समर्पित त्योहार है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। और ये पहली बार इसको 2025 में पहली बार जो इसको कहां पर इसको प्रदर्शित किया गया? तो इसकी जो रंग बिरंगी पेंटिंग है उसको पहली बार संस्कृति धरोहर के रूप में भारत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आर्ट ऑफ गैलरी में शामिल किया गया। तो इसको पहली बार कहां पर जो है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भारत का अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र की आर्ट ऑफ गैलरी की प्रदर्शनी में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है, चलिए, तो कहां का है? राजस्थान का भील समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। ये भील समुदाय और ये पार्वती जी, इनके सम्मान में ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये 2035 तक। कब तक? 2035 तक। और इसके लिए जो इन्होंने एक ट्रायल मिशन भेजा था जिसमें इन्होंने 2 स्टेशन के पार्ट को हवा में अंतरिक्ष में जोड़ा था, तो वो था स्पेसएक्स मिशन के द्वारा ऐसा इन्होंने किया था। और ये कुछ रॉकेट से छोड़ा गया? तो PSLV-60 के द्वारा छोड़ा गया था। हाल ही में भारत को
2025 की इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 7वीं रैंक प्राप्त हुई। हाल ही में किस वर्ष 27, 29 और 31 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी मिली? तो इंग्लैंड को इसकी मेजबानी मिली है। हाल ही में किस राज्य में लुंगफाई रोपाई स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का घोषित किया गया है? तो ये जो लुंगफुन रोपाई स्थल है, ये कहां पर? मिजोरम में इसको घोषित किया गया है। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में बारबाडोस थ्रेड स्नेक को 2 दशक बाद किस देश में फिर से देखा गया है? तो ये जो बारबाडोस थ्रेड स्नेक है, इसको बारबाडोस में ही देखा गया है। और कितने साल बाद? 2 दशक यानी 20 साल बाद देखा गया है। 20 साल बाद देखा गया है। और ये क्या है? ये एक लुप्त प्राय यानी लुप्त प्राय जीव है। ये मतलब लुप्त होने के कगार पर है, तो इसको 20 साल बाद देखा गया है। और यह दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप है। दुनिया का ज्ञात सबसे छोटा सांप। अभी इसका आपको फोटो भी दिखाऊंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4 इंच का ये सांप है, यानी एक सिक्के पर भी इसको हम रख सकते हैं, इतना छोटा सा ये सांप है। ये दीमक, चींटियां और ये सब खाता है। और कैसा है? ये एक दुर्लभ और रहस्यमयी प्रजाति है। रहस्यमयी प्रजाति, सांप की रहस्यमयी प्रजाति है। ठीक है, तो कहां पाया गया? बारबाडोस में पाया गया। ठीक है, बारबाडोस जो आपने मैप में कभी देखा नहीं होगा। ये एक छोटा सा है। ये देखिए, इतने बड़े सिक्के पर 4 इंच का सांप है जो इस पर आ गया। बारबाडोस को एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूं। भारत के आप पश्चिम में आएंगे तो ये पड़ेगा आपको अफ्रीका। अफ्रीका के और पश्चिम में आएंगे तो ये आपको अमेरिका पड़ेगा। ऊपर उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बीच में कुछ छोटू से आइलैंड देश है। तो इन आइलैंड देशों में आपको देखने को मिलेगा एक छोटू सा देश यहाँ पर, जिसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस इसका नाम है। और ये क्या है? एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो आप चर्चा में रहा है तो आप याद रख लो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके करंट और स्टैटिक्स जीके को आपको अच्छी तरह से समझा दिया भी है और पढ़ा दिया भी है। दोस्तों, कृपया वीडियो को बिना लाइक किए मत जाया कीजिए। दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। मैं आपसे रोज विनती करता हूं, लेकिन मेरी विनती का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।